हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस मॉक टेस्ट सेशन में। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में वादा किया था कि जब हम नेक्स्ट सेशन पर मिलेंगे तब मॉक टेस्ट होगा, तो आज मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग इस मॉक टेस्ट सेशन में कोशिश करूँगा यूनिट 6 के जो रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी है, ठीक है, उस यूनिट को कवर करने के। तो ये सारे क्वेश्चन महाराष्ट्र और केरला में जो सेट एग्ज़ाम हुआ था 2021 की क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा और इस सेशन को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी सारे जुड़ जाए। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं। आप लोगों को हर क्वेश्चन में आंसर करने के लिए 10 सेकंड्स टाइम मिलेगा। ठीक है, तो अब नीचे देखो जो लाइव कमेंट का ऑप्शन है, ठीक है, उसको क्लिक करो और वहाँ पर अपना आंसर भेजते रहिए। और अगर आप न्यू है इस चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Who maintained that reality is pure experience independent of all thoughts? किसने कहा कि वास्तविकता सभी विचारों से स्वतंत्र शुद्ध अनुभव है? तो ऑप्शन ए बार्कले, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी ब्रैडले या फिर ऑप्शन डी विलियम जेम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी विलियम जेम्स। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो अब हम इस पर लिखूंगा कि विलियम जेम्स के जितने सारे छोटे छोटे कीवर्ड्स है, ठीक है, तो आप भी हमारे साथ लिखिए अपने कॉपी पर। तो विलियम जेम्स का जो मेन आइडियाज़ था, ठीक है, नोटेबल आइडियाज़, वो क्या था? विल टू बिलीव डॉक्टरिन, और है कि प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ, ठीक है, और रेडिकल एम्पिरिसिज्म। और विलियम जेम्स ने गुड कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात किया है कि उन्होंने कहा है कि द ट्रूथ ऑफ एनी स्टेटमेंट कंसिस्ट इन द कॉन्सिक्वेंस एंड पार्टिकुलरली इन देयर बीइंग गुड कॉन्सिक्वेंसेस। और उन्होंने गुड कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये समझा था कि यूटिलिटी ऑफ द ट्रूथ। ओके, और विलियम जेम्स ने ये कहा था ईश्वर के बारे में कि गॉड इज़ अ मैटर ऑफ बिलीफ नॉट फॉर रैशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीत्शे डज नॉट कंसिडर द विल टू पावर एज, तो नीत्शे इच्छा शक्ति को इस प्रकार नहीं मानता है। तो ऑप्शन ए इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन बी इन्वेंशन, ऑप्शन सी फोर्स या फिर ऑप्शन डी ट्रूथ। इनमें से कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना होगा। तो यहाँ पर नोट लिखा है, ठीक है, ध्यान से। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ट्रूथ। तो ये ट्रूथ को कंसीडर नहीं किया है विल टू पावर के बेसिस पर, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ कि विल टू लाइव ये किसने बताया है? तो फ्रेंड्स, ये भी लिख लो कि विल टू लाइव ये दिया था शोपेनहावर ने, राइट, और विल टू पावर ये दिया है नीत्शे ने। और अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था विल टू बिलीव ये जेम्स ने दिया था, राइट, विलियम जेम्स ने विल टू बिलीव के बारे में बात किया है। ओके, तो अब देखो ये विल टू पावर के बारे में सिगमुंड फ्रॉइड ने कहा था कि ये एक प्लेजर की प्रिंसिपल है, राइट, मतलब सुख की एक नीति है। और विक्टर फ्रैंकलिन ने कहा है कि ये लोगोथेरेपी है, लोगोथेरेपी दैट इज़ अ थ्योरी ऑफ विल टू मीनिंग। और नीत्शे ने क्लेम किया था कि ये जो विल टू पावर है, ठीक है, द विल टू पावर इज़ मोर मेटाफिजिकल जनरल फोर्स अंडरलाइंग ऑल रियलिटी नॉट जस्ट ह्यूमन बिहेवियर, राइट। तो इन दिस वे द कॉन्सेप्ट ऑफ विल टू पावर इज़ बोथ मेटाफिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो इस सेशन में हमारा जो मेन टास्क है वो क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाओ और कॉन्सेप्ट भी समझाओ, ठीक है, और जितने सारे कीवर्ड्स हो सकता है वो भी आपको बता दूँ, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर पाओगे।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा। एवरी साइंटिफिक स्टेटमेंट और थ्योरी मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड। तो हु होल्ड्स दिस व्यू। तो ये वैज्ञानिक कथन या सिद्धांत को सत्यापित होने में सक्षम होना चाहिए। तो ये दृष्टिकोण कौन रखता है। तो ऑप्शन ए जे एयर, ऑप्शन बी मॉरिस सिल्क, ऑप्शन सी रुडलफ कार्नेप या फिर ऑप्शन डी हैंस हैन। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न एथिक्स का क्वेश्चन है ना। तो फिर भी आप लोग इसको बनाओ। तो हर वैज्ञानिक कथन या सिद्धांत को सत्यापित होने में सक्षम होना चाहिए, ये दृष्टिकोण मॉरिस सिल्क का था, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सात्रे, बैड फेथ एमर्जेस व्हाइल डिनाइंग दैट द। तो सात्रे के अनुसार इस बात को नकारते हुए अंधविश्वास उत्पन्न होता है कि ऑप्शन ए सेल्फ इज ए सब्जेक्ट व्हाइल द अदर इज एन ऑब्जेक्ट, या फिर ऑप्शन बी सेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट व्हाइल द अदर इज ए सब्जेक्ट, या फिर ऑप्शन सी सेल्फ एंड अदर आर बोथ सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऑप्शन डी सेल्फ एंड अदर आर नेदर सब्जेक्ट नॉर ऑब्जेक्ट्स। तो सभी को आंसर करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेल्फ एंड अदर आर बोथ सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सात्रे, बैड फेथ एमर्जेस व्हाइल डिनाइंग दैट द सेल्फ एंड अदर आर बोथ सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आप देखो यहाँ पर, तो देखो बैड फेथ क्या है कि लिविंग इन बैड फेथ मीन्स यू बिलीव यू हैव नो अदर चॉइस बट एज्यूम द रोल यू थिंक यू शुड प्ले। ओके, और देखो व्हेन वी एज्यूम वी हैव नो फ्रीडम टू कंट्रोल आवर लाइव्स and succumb to the external circumstances that limit our movement, we are living in bad faith. Okay, by acting in bad faith we deny our choices and remain shackled to the pseudo world we created. Okay, अब bad faith का opposite और एक concept है सात्रे का, वो है authenticity। अब authenticity के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। The opposite of bad faith and Satre's prescription is what he calls authenticity. So authenticity is not the same thing as good faith, which as Satre understands, it is just another way to abandon yourself to transcendent meaning. ठीक है, और living authentically requires taking the nothingness at the heart of our existence seriously. तो यहाँ पर क्या requirements है, देखो, this requires to us to live as freedom, accepting full responsibility for the meaning of our lives. ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेगर अपहोल्ड्स टेक्नोलॉजी टू बी। तो हाइडेगर प्रौद्योगिकी को बनाए रखता है। तो ऑप्शन ए ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन बी एन एक्ट ऑफ मैनिपुलेशन, ऑप्शन सी ए रिवेलेशन ऑफ बीइंग्स, या फिर ऑप्शन डी यूजफुल गैजेट। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए रिवेलेशन ऑफ बीइंग्स। तो हाइडेगर अपहोल्ड्स टेक्नोलॉजी टू बी ए रिवेलेशन ऑफ बीइंग्स। तो फ्रेंड्स, हाइडेगर ने बात किया है कि क्रिटिक ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, और उन्होंने इन ऑथेंटिसिटी को यहाँ पर की कॉन्सेप्ट माना है। और हाइडेगर का जो बुक था कि बीइंग एंड टाइम, ठीक है, वहाँ पर हाइडेगर ने डिस्क्राइब किया है कि इन ऑथेंटिसिटी फेनोमेनोलॉजी द एवरीडेनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन मॉडर्न सोसाइटी। और हाइडेगर के अनुसार ये टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन ये वेरी डेंजरस है टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, राइट, द डिज़ाइन। तो अब हम लोग डिज़ाइन के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम किसी अगले एक क्वेश्चन में देखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीत्शेज विल टू पावर लीड्स टू। तो नीत्शे की इच्छा शक्ति की ओर जाता है। तो ऑप्शन ए प्रेस्क्रिप्टिविज्म,
ऑप्शन बी यूनिवर्सलिज्म, ऑप्शन सी निहिलिज्म या फिर ऑप्शन डी रैशनलिज्म। तो इनमें से कौन सा होगा? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ओके तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी निहिलिज्म। तो नीचे का जो विल टू पावर है वो लीड करता है निहिलिज्म की तरफ। अब देखो यहाँ पर नीचे इन हिज बुक बियॉन्ड गुड एंड इविल says that philosophers will to truth, that is their apparent desire to disappassionately seek objectives. Absolute truth is actually nothing more than a manifestation of their will to power. This will can be life affirming or manifestation of nihilism, but it is the will to power all the same. ठीक है, अब देखो this statement of Nietzsche also proves that the conception of the will to power is not metaphysical or cosmological, but it is simply an affirmation of life that lies in nihilism. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी निहिलिज्म। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा। द अदर फॉर लिविनियस इज रिलेटेड टू द सेल्फ। तो लिविनियस के लिए दूसरा स्वयं से संबंधित है। तो ऑप्शन ए एज न्यूमेरिकली डिफरेंट, ऑप्शन बी एज क्वालिटेटिवली डिफरेंट या फिर ऑप्शन सी एज फाइनिट्यूड या फिर ऑप्शन डी इन इनफाइनिटी। तो सभी को आंसर करना है, ठीक है, तो फटाफट से आंसर कीजिए। ओके तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इन इनफाइनिटी। तो द अदर फॉर लिविनियस इज रिलेटेड टू द सेल्फ इन इनफाइनिटी। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि लिविनियस ने एक ग्रंथ लिखा था टोटालिटी एंड इनफाइनिटी, ठीक है, और लिविनियस ने कहा है कि द आई बिफोर द अदर इज इनफाइनेटली रेस्पॉन्सिबल। द आई बिफोर द अदर इज इनफाइनेटली रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इसको भी अपने कॉपी पे लिख लो और दिमाग पर बिठा लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्ली विटगेनस्टाइन ए प्रोपोजिशन मस्ट शेयर ए पिक्टोरियल फॉर्म विथ। तो प्रारंभिक विटगेनस्टाइन के अनुसार एक प्रस्ताव के साथ एक सचित्र रूप साझा करना चाहिए। ऑप्शन ए इट एपरेंट कंटेंट, ऑप्शन बी इट्स यूज इन ए कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी द स्टेट ऑफ अफेयर्स इट रिप्रेजेंट्स या फिर ऑप्शन डी अदर प्रोपोजिशन ऑफ सेम क्लासेस। तो इसका आंसर बताइए। यस तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी द स्टेट ऑफ अफेयर्स इट रिप्रेजेंट्स। तो फ्रेंड्स अर्ली विटगेनस्टाइन किसको कहा जाता है कि जहाँ पर टैक्टिटस लॉजिको फिलोसोफिकस मतलब टीएलपी जब लिखा गया था, ठीक है, 1921 में, तो उस टाइम को अर्ली विटगेनस्टाइन कहा जाता है। और लेटर विटगेनस्टाइन जो फिलोसोफिकल इन्वेस्टिगेशन है ग्रंथ जिस टाइम पर लिखा गया था, ठीक है, उस टाइम को लेटर विटगेनस्टाइन कहा जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों ने अर्ली विटगेनस्टाइन मतलब जो टीएलपी है मतलब ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस जो ग्रंथ है, अगर उसको आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए कि वहाँ पर एक सेंटेंस ऐसा था कि पिक्चर्स आर मॉडल ऑफ रियलिटी एंड आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओके तो यहाँ पर देखो जो टैक्टिटस लॉजिको फिलोसोफिकस है, यहाँ पर पिक्टोरियल जो ये है मतलब फॉर्म है, ठीक है, उसके ऊपर ये बात करना चाहता था। अब जो फिलोसोफिकल इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पर किसके ऊपर बात करना चाहता था कि वो यूज़ ऑफ लैंग्वेज, राइट। तो जो लैंग्वेज गेम है, ठीक है, वो कहाँ पर आया था, वो फिलोसोफिकल इन्वेस्टिगेशन पर आया था, ठीक है, ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बाय एक्वेंटेंस अकॉर्डिंग टू रसेल। तो रसेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिचित द्वारा ज्ञान का विषय है। तो ऑप्शन ए अदर माइंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड,
ऑप्शन सी सेंस डाटा या फिर ऑप्शन डी पार्टिकुलर्स। तो इनमें से कौन सा होगा? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सेंस डाटा। तो रसेल ने दावा किया था कि इन एडिशन टू सेंस डाटा देयर आर वेरियस अदर एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स नोन एज एक्वेंटेंस, राइट। तो हम लोग जो परिचिति द्वारा जो ज्ञान है वो हम लोग सेंस डाटा के साथ कनेक्शन करके हम जान सकते हैं, ठीक है। तो अमंग पार्टिकुलर्स नोन बाय एक्वेंटेंस आर दोज गिवन थ्रू मेमोरी एंड इंट्रोस्पेक्शन। और रसेल ने डिस्टिंक्शन किया था कि नॉलेज बाय एक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन के साथ। और रसेल के साथ और एक कीवर्ड आता है वो है लॉजिकल एटोमिज्म, ठीक है। तो ये भी याद रखो। अब रसेल ने डिस्क्रिप्शन के बारे में बात किया है तो उन्होंने लैंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के बात किया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को उन्होंने लैंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के साथ बोला है, ठीक है। और रसेल ने डिस्टिंग्विश किया था, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ फ्रेजेस दैट कैन बी सर्व एज डिस्क्रिप्टिव रोल, ठीक है। उन्होंने कहा है कि एम्बिगियस डिस्क्रिप्शन और डिफाइनेट डिस्क्रिप्शन, मतलब जो इनडिफाइनेट डिस्क्रिप्शन है और जो डिफाइनेट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इन दोनों के बीच उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था। और रसेल का जो एक ग्रंथ था, ठीक है, ऑन डिनोटिंग, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने 1905 में जो प्रकाश किया था, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने जो प्रॉपर नेम है और जो इनकम्प्लीट सिंबल है इन दोनों के बीच डिस्टिंग्विश किया था, ठीक है। ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूर्स ऑब्जेक्शन अगेंस्ट आइडियलिज्म इज दैट इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो आदर्शवाद के खिलाफ मूर की आपत्ति ये है कि ये इनमें अंतर करने में विफल रहता है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए नेसेसरी ट्रू प्रोपोजिशन एंड फॉल्स वन, ऑप्शन बी ए ट्रू प्रोपोजिशन एंड ए नेसेसरी फॉल्स वन, या फिर ऑप्शन सी फैक्चुअल प्रोपोजिशन एंड फॉर्मल वन, या फिर ऑप्शन डी एनालिटिक एंड सिंथेटिक प्रोपोजिशन। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नेसेसरी ट्रू प्रोपोजिशन एंड फॉल्स वन, ठीक है। अब मूर ने रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म के नाम पर एक जर्नल पर लिखा था, ठीक है, आर्टिकल प्रकाश हुआ था, ठीक है, जो माइंड जो जर्नल था वहाँ पर। तो वहाँ पर बेसिकली वो एसेस्ट पार्सिपाई जो कि बार्कले का था, ठीक है, तो उसको क्रिटिसाइज़ किया था और रिफ्यूटेशन मतलब रिफ्यूट किया था, ठीक है, उसको रिजेक्ट किया था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इफ़ प्रीमाइसेस इज़ फॉल्स कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स, ठीक है। तो मूर ये प्रूव करना चाहता था कि ये जो अल्टीमेट प्रीमाइसेस है वो फॉल्स है, सो आइडियलिज्म इज़ ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। तो मूर का यही ये था, ठीक है। तो ये जो मूर का जो ऑब्जेक्शन अगेंस्ट आइडियलिज्म है, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करने में असमर्थ रहता है कि नेसेसरी ट्रू प्रोपोजिशन एंड फॉल्स वन के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो जो मूर का और एक है कि द डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है, इसको भी याद रखो। तो मूर्स फिलोसॉफी रिजेक्ट्स आइडियलिज्म एंड एफर्म्स पॉपुलर रियलिज्म व्हेन मूर आर्ग्यूज फॉर द डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेव रियलिज्म लीड्स टू फिजिक्स एंड फिजिक्स इफ true shows that naive realism is false, therefore naive realism if true is false, therefore it is false। तो ये किसने कहा है? तो भोले यथार्थवाद, ठीक है, भोले यथार्थवाद भौतिकी की और ले जाता है। यदि सत्य है तो ये दर्शाता है कि अनुभवहीन यथार्थवाद झूठा है। तो इसलिए भोले यथार्थवाद यदि सत्य है तो असत्य है, इसलिए ये असत्य है। तो ये कौन कहता है? तो ऑप्शन ए विटगेनस्टाइन, ऑप्शन बी रासेल, या फिर ऑप्शन सी मूर, या फिर ऑप्शन डी ब्रैडले। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रासेल। अब नेव रियलिज्म ये क्या है? तो नेव रियलिज्म ये एक
नेचुरल रियलिज्म मतलब जो पॉपुलर रियलिज्म है, ठीक है, उसको नेव रियलिज्म कहा जाता है। तो अब इसका जो थ्योरी है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन कॉन्शियस बाय आइडियाज, ठीक है, दे आर देमसेल्व्स डायरेक्टली प्रेजेंटेड। तो कॉन्शियसनेस इज थॉट of is analogous to a light which shines out through the sense organs, illuminating the world outside the knower, ठीक है। तो thus according to naive realism an object is quite independent from our mind, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंट है हमारे मन से। इट इज़ अ कॉमन सेंस थॉट, तो इसको कॉमन सेंस भी कहा जाता है, ठीक है, और ये पॉपुलर भी है, पॉपुलर रियलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखो। तो ये मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ। ओके, तो ये एग्जाम्पल को याद रखो, ठीक है, वो रासेल ने दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू पीएफ स्टोरसन, तो पीएफ स्टोरसन के अनुसार ऑप्शन ए मटेरियल बॉडीज आर लॉजिकली प्रिमिटिव, ऑप्शन बी माइंड इज लॉजिकली प्रिमिटिव, ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट ऑफ ए पर्सन इज लॉजिकली प्रिमिटिव, या फिर ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट ऑफ ए पर्सन इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट ऑफ ए पर्सन इज लॉजिकली प्रिमिटिव। तो ये स्टोरसन के द्वारा, ठीक है, दिया गया है। तो इसको याद रखो, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है। और देखो जो WVO क्वाइन, ठीक है, उसका जो पेपर था कि 2 डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म, ठीक है, उसको अटैक करने के लिए ये HP गिब्स और जो PF स्टोरसन है दोनों ने मिलकर एक पेपर लिखा था कि इन डिफेंस ऑफ ए डॉगमा, ठीक है। तो वो ये डिफेंस करना चाहते थे कि द एनालिटिक सिंथेटिक डिस्टिंक्शन अगेंस्ट क्वाइंस अटैक इन 2 डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने PF स्टोरसन के बारे में NTA-UGC नेट के द्वारा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है इस बार पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन देख लो। तो देखो अकॉर्डिंग टू PF स्टोरसन कॉन्सेप्ट ऑफ ए पर्सन इज लॉजिकली प्रिमिटिव, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गिलबर्ट रायल प्रेजेंट्स ए थ्योरी ऑफ semantic or ontological error in which things belonging to a particular category are presented as if they belong to a different category. तो this theory is referred, तो गिलबर्ट रायल सिस्टेमेटिक या ऑन्टोलॉजिकल एरर का एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि जिसमें एक विशेष श्रेणी से संबंधित चीज़ों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि वो एक अलग श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। तो इस सिद्धांतों को उल्लेख कौन सा है? तो ऑप्शन ए फैलासी, ऑप्शन बी पैराडॉक्स, ऑप्शन सी कैटेगोरिकल मिस्टेक, या फिर ऑप्शन डी पैरालोजिज्म। तो इसका आंसर दीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कैटेगरी मिस्टेक। तो आप लोग वो जो पॉपुलर एग्जाम्पल था कि द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, तो उसको याद रखो। तो बेसिकली ये जो डेकार्ट्स का जो माइंड बॉडी डुअलिज्म है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए ये कहा है कि घोस्ट इन मशीन, ठीक है, और वो कैटेगरी मिस्टेक में पड़ जाता है। तो ये डेकार्ट्स का एक मिथ था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डैश वाज द क्रिएटर ऑफ स्पीच एक्ट थ्योरी who asserted that by saying something we do perform an action or just state things। तो किसने भाषण अधिनियम सिद्धांत के निर्माता थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुछ कहकर हम एक क्रिया करते हैं या सिर्फ चीज़ों को बताते हैं? तो ऑप्शन ए रासेल, ऑप्शन बी ऑस्टिन, या फिर ऑप्शन सी रायल, या फिर ऑप्शन डी मूर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑस्टिन,
तो ऑस्टिन ने ये स्पीच एक्ट थ्योरी को क्रिएट किया था। तो अगर आप लोगों ने 2020 को जो पेपर आया था, ठीक है, उसको देखा है तो ये स्पीच एक्ट थ्योरी से कुछ क्वेश्चंस पूछे गया था, ठीक है। तो हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्पीच एक्ट थ्योरी क्या है अब देखो यहाँ पर। तो देखो जो स्पीच एक्ट थ्योरी ये तो J.L. ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। पीपल डू थिंग्स विथ वर्ड्स, ठीक है, और टू से समथिंग इज़ टू डू समथिंग, तो यही है इसका क्रैक्स। अब देखो एलोकेशन ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। जब आप किसी को रिक्वेस्ट के साथ कहते हो तो ये एलोकेशन एक्ट हो जाएगा, ठीक है। एलोकेशन स्पीच एक्ट थ्योरी हो जाएगा। अब पार्लिक्यूशन क्या है, इट्स रिसेप्शन एंड आउटकम, तो जब कोई आउटकम मिलेगा तो ये पार्लिक्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो एलोकेशन फोर्स क्या है कि द रिक्वेस्ट मस्ट बी पॉसिबल सिंसियर, ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्टिंक्शन किसके साथ किया था, राइट, लोकेशनरी एक्ट, एलोकेशनरी एक्ट और पार्लिक्यूशनरी एक्ट के साथ। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लोकेशनरी एक्ट क्या है कि द एक्ट ऑफ सेइंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द अटरेंस, ठीक है। अब एलोकेशनरी एक्ट क्या है, द एक्स्ट्रा मीनिंग ऑफ द अटरेंस प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग, ठीक है। और पार्लिक्यूशनरी एक्ट क्या है कि द इफेक्ट ऑफ द अटरेंस ऑन द हियरर डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, तो जब ये आउटकम की बात करता है, राइट, पार्लिक्यूशनरी। और लोकेशनरी एक्ट क्या है, द एक्ट ऑफ सेइंग, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट आप करते हो। और एलोकेशनरी क्या है, अब एक्स्ट्रा मीनिंग ऑफ द अटरेंस प्रोड्यूसेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग, ठीक है। सात्रे रेफर्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेविस फुई टू एक्सप्लेन द हैबिट ऑफ पीपल टू डिसीव देमसेल्व्स, तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो सात्रे ने लोगों का धोखा देने की आदत को समझने के लिए ये मेविस फुई, ठीक है, ये अवधारणा का उल्लेख किया है, ठीक है। ये अजीब सा नाम है। तो ये अवधारण क्या है, ऑप्शन ए चॉइस, ऑप्शन बी फ्रीडम, ऑप्शन सी बैड फेथ या फिर ऑप्शन डी नोसिया। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बैड फेथ। तो आप लोगों को जहाँ पर ध्यान देना था वो क्या था कि डिसीव देमसेल्व्स, राइट, तो ये बैड फेथ ही होगा। और बैड फेथ क्या है ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, ठीक है। अब दोबारा नहीं करूँगा, आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गॉड इज़ डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, हु सेड दिस। तो भगवान मर गया और हमने उसे मार डाला, तो ये किसने कहा। तो ऑप्शन ए सात्रे, ऑप्शन बी किरकेगार्ड, ऑप्शन सी मार्शल या फिर ऑप्शन डी नीत्शे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये स्टैटिक क्वेश्चन भी है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी नीत्शे। तो नीत्शे का ये एक फेमस कोटेशन था, ठीक है, कि गॉड इज़ डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। तो भगवान मर गया और हमने उसे मार डाला, ठीक है। तो ये नीत्शे के द्वारा कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइडेगर यूजेस द एक्सप्रेशन डैश टू रेफर टू द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग दैट इज़ पिक्यूलर टू ह्यूमन बींग्स। हाइडेगर अभिव्यक्ति का उपयोग करता है कि डैश होने के अनुभव को संदर्भित करने के लिए जो मनुष्य के लिए विशिष्ट है। तो ऑप्शन ए सुपरमैन, ऑप्शन बी डाजाइन, ऑप्शन सी फिडेलिटी या फिर ऑप्शन डी नोसिया। तो इनमें से कौन सा होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डिजाइन। तो हाइडेगर यूजेस द एक्सप्रेशन डिजाइन टू रेफर टू द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग दैट इज़ पिक्यूलर टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब डिजाइन क्या है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर, तो देखो डिजाइन इज़ द वर्ड दैट हाइडेगर कॉइंड फॉर द एग्जिस्टेंशियल स्टेट ऑफ द पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो डिजाइन को पर्सन इन द वर्ल्ड के हिसाब से उन्होंने कॉइन किया था, ठीक है। मेड फ्रॉम द टू जर्मन वर्ड्स फॉर बीइंग देयर, ठीक
ठीक है, डा मीन्स देयर और सिन मीन्स बीइंग। तो वी कैन नॉट सेपरेट आवर सेल्व्स फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस, सो वी अंडरस्टैंड आवर एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। तो आवर अंडरस्टैंडिंग इज डिजाइन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, हु एम आई एंड व्हाई एम आई हियर, तो आर द सेम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, दो वन रेफर्स टू बीइंग एंड द अदर्स टू देयर। तो देखो, जो हु एम आई, तो ये क्वेश्चन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और व्हाई एम आई हियर, तो ये देयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा। द डिस्टिंक्शन बिटवीन डैश वाज एन इन्वेंशन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर गॉटलोब फ्रेगे। तो किसके बीच का अंतर महान दार्शनिक गॉटलोब फ्रेगे का एक नवाचार था। तो ऑप्शन ए सेंस एंड रेफरेंस, ऑप्शन बी फेथ एंड रीजन, ऑप्शन सी सेंसेशन एंड परसेप्शन, ऑप्शन डी फ्रीडम एंड चॉइस। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सेंस एंड रेफरेंस। तो ये डिस्टिंक्शन किया था फ्रेगे के द्वारा, ठीक है। और फ्रेगे ने सेंस के बारे में बात किया है कि मूड ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, वही है सेंस। रेफरेंस एक ही है और उसका सेंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार, ठीक है, वो तो एक ही को रेफर कर रहा है कि जो द प्लेनेट वेनस, राइट। तो रेफरेंस एक ही है लेकिन सेंस अलग अलग हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बर्ट्रैंड रसेल्स थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन वाज इनिशियली पुट फोर्थ इन हिज 1905 एसे। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि रसेल के जो थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन है वो एक 1905 में प्रकाश किया गया था। कहाँ पर, मतलब किस ग्रंथ पर। तो ऑप्शन ए ऑन ट्रांसिएंस, ऑप्शन बी ऑन ट्रूथ एंड लाइज, ऑप्शन सी ऑन डिनोटिंग, या फिर ऑप्शन डी ऑन सर्टेनिटी। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही सिंपल सा और ठीक है लॉजिकली आप इसको बना सकते हो। तो इसका आंसर दीजिए, तो ये कौन सा होगा। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑन डिनोटिंग। तो अगर आपको पता होगा कि रसेल ने किस ग्रंथों को लिखा था तो ये आप बड़ी आसानी से बना सकते थे, राइट। तो 1905 में ऑन डिनोटिंग ग्रंथ पब्लिश हुआ था, जहाँ पर ये थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन के बारे में बात किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर फ्रेगे और रसेल के कुछ डिस्टिंक्शन देखेंगे। तो देखो, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन नेम एंड डिफाइनेड डिस्क्रिप्शन इफ़ द रेफरेंस इज सेम। मतलब अगर रेफरेंस सेम रहेगा तो ये नेम और डिफाइनेड डिस्क्रिप्शन के बीच कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा, ये फ्रेगे ने कहा है, ठीक है। अब रसेल ने क्या बोला कि डिस्टिंक्शन बिटवीन नेम एंड द डिफाइनेड डिस्क्रिप्शन। तो ये नेम और डिफाइनेड डिस्क्रिप्शन के बीच डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेगे ने कहा है कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये अप्लाई किया जा सकता है, और रसेल ने बोला कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन वुड नॉट अप्लाई इवन इफ प्रॉपर नेम एंड डिफाइनेड डिस्क्रिप्शन बोथ हैव सेम रेफरेंस, ठीक है। और देखो, बोथ प्रॉपर नेम्स एंड डिफाइनेड डिस्क्रिप्शन विल हैव सेंस एंड रेफरेंस। तो ये फ्रेगे ने कहा है कि जो प्रॉपर नेम है और जो डिफाइनेड डिस्क्रिप्शन है वो दोनों के सेंस एंड रेफरेंस है, ठीक है। और रसेल ने क्या कहा कि ओनली दोज प्रॉपर नेम्स विल स्टैंड हु हैव डायरेक्ट रेफरेंस, ठीक है। और डिफाइनेड डिस्क्रिप्शन आर नॉट रेफरिंग एक्सप्रेशंस, रादर दे आर डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशंस फॉर ए रेफरेंस, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन आपने कॉपी पे लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज मीन द लिमिट्स ऑफ माई वर्ल्ड। तो हु सेड दिस। तो मेरी भाषा की सीमा का अर्थ मेरी दुनिया की सीमा है। तो ये किसने कहा है। तो ऑप्शन ए रसेल, ऑप्शन बी विटगेन्स्टाइन, ऑप्शन सी फ्रेगे, या फिर ऑप्शन डी एयर। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, द लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज मीन द लिमिट्स ऑफ माई वर्ल्ड। ये विटगेन्स्टाइन की तरह कहा गया है। अब देखो, द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज मीन्स द लिमिट्स ऑफ माई वर्ल्ड, ये लुडविग विटगेन्स्टाइन की तरह दिया गया है ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस, ठीक है, जो ग्रंथ है 1922 में जो प्रकाश हुआ था, ठीक है। तो ये ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस ये क्या है, ये अर्ली विटगेन्स्टाइन है, ठीक है। अगर आपको अर्ली विटगेन्स्टाइन और लेटर विटगेन्स्टाइन दिया होगा तो आप लेटर विटगेन्स्टाइन को नहीं करेक्ट करोगे, ये अर्ली विटगेन्स्टाइन होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस ये तो अर्ली विटगेन्स्टाइन की तरह लिखा गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कथन गलत को चुने। तो ऑप्शन ए, लॉजिकल पॉजिटिविज्म was a philosophical movement that arose in Vienna in the 1920s. Option B, A.J. Ayer was a leading representative of logical positivism. Option C, logical positivism is also known as logical empiricism. या फिर ऑप्शन डी, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक्सेप्टेड द ट्रूथ ऑफ मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट एक्सेप्टेड द ट्रूथ ऑफ मेटाफिजिकल स्टेटमेंट। तो ये गलत है, क्योंकि उन लोगों ने तो ये मेटाफिजिकल स्टेटमेंट को ब्रैकेटिंग करना चाहते थे, राइट, इसको एलिमिनेट करना चाहता था, तो इस वजह से ये रॉन्ग है, ठीक है। और बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है, तो ये सही ऑप्शन को आप लोगों ने कॉपी पर लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। According to Karl Popper, there is a capacity for some proposition, statements, theory or hypothesis to be proven wrong. तो what is the name of this view? तो कार्ल पोपर के अनुसार किसी प्रस्ताव, कथन, सिद्धांत या परिकल्पना के गलत साबित होने की क्षमता है। तो ये दृश्यों का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, वेरिफिएबिलिटी, ऑप्शन बी, थियोराइजेशन, ऑप्शन सी, फैब्रिकेशन, या फिर ऑप्शन डी, फॉल्सिफिएबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फॉल्सिफिएबिलिटी, राइट। तो ये कार्ल पॉपर ने कहा था कि ये जो कैपेसिटी है, ठीक है, प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट और थ्योरी और हाइपोथेसिस, इसको गलत भी साबित किया जा सकता है, तो ये फॉल्सिफाइबिलिटी हो जाएगा, राइट। ये तो ना वेरीफाइबिलिटी होगा, ना थियोराइजेशन होगा, ना फैब्रिकेशन होगा, ठीक। अब फॉल्सिफाइबिलिटी ये क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, कार्ल पॉपर इज प्रेस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्राइब्स व्हाट साइंस शुड डू, नॉट हाउ इट एक्चुअली बिहेव्स, राइट। तो पॉपर इज ए रैशनलिस्ट एंड contend that the central question in the philosophy of science was distinguishing science from non-science, right. Karl Popper in the Logic of Scientific Discovery emerged as a major critic of inductivism, which he saw as an essentially old-fashioned strategy, ठीक है। और Popper replaced the classical observationalist inductivist account of the scientific method with falsification, right, that is deductive logic, so as the criteria for distinguishing scientific theory from non-science. अब देखो, falsification is the idea that science advances by unjustified exaggregated guesses followed by unstinting criticism, right. Although any positive support for theories is both unobtainable and superfluous, right. So all we can and need to do is create theories and eliminate error, right. So scientists never actually use induction. It is impossible to verify propositions by reference to experience. तो इंडक्शन क्यों यूज़ नहीं करता है? क्योंकि वो पार्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, राइट, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात होगी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्शियसनेस एज एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू।
तो प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण से अनुभव के रूप में चेतना की संरचनाओं का अध्ययन है। तो ये क्या है? तो ऑप्शन ए फेनोमेनोलॉजी, ऑप्शन बी साइशियालिज्म, या फिर ऑप्शन सी फेनोमेनोलिज्म, या फिर ऑप्शन डी साइशियोलॉजी। तो इनमें से कौन सा होगा? अभी तक सेशन को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फेनोमेनोलॉजी। तो देखो यहाँ पर जो लॉजी जो टर्म है, ठीक है, उसका अर्थ ही स्टडी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकता था, ए और डी। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फेनोमेनोलॉजी। तो फेनोमेनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्शियसनेस एज एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज़ द प्रिलिमिनरी स्टेप इन द फिलोसॉफिकल मूवमेंट ऑफ फेनोमेनोलॉजी describing an act of suspending judgment about the natural world। तो प्राकृतिक दुनिया के बारे में निर्णय को नित्योवित करने के एक अधिनियम का वर्णन करने वाली घटना विज्ञान के दार्शनिक आंदोलन में प्रारंभिक कदम है। तो ऑप्शन ए एलिनेशन, ऑप्शन बी एक्सक्लूशन, ऑप्शन सी ब्रैकेटिंग, या फिर ऑप्शन डी एलिमिनेटिंग। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्रैकेटिंग। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेटिंग और एलिमिनेटिंग ये दो एक ही टर्म है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये फेनोमेनोलॉजी के व्यू पॉइंट पे अगर देखोगे तो ये ब्रैकेटिंग इज़ द करेक्ट आंसर। तो ब्रैकेटिंग करना मतलब कोई चीज़ को बंद कर देना, ठीक है, और एलिमिनेट करना मतलब कोई चीज़ को बंद कर देना, तो सेम ही है। ठीक है, तो अगर फेनोमेनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ब्रैकेटिंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज्ड इन थियोरीज, राइट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पर तो ये फेनोमेनोलॉजी हिस्ट्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। देखो सात्रे, मोर्ली पोंटी, ठीक है, पोस्ट, हुर्साल और हाइडेगर, ठीक है, इस सभी के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो इसको एक बार जरूर से रीड कर लेना। ठीक है, अब देखो हुर्साल्स फेनोमेनोलॉजिकल फिलोसॉफिकल मेथड। तो देखो टू इन्वेस्टिगेट अ फेनोमेना वी अडॉप्ट द एटीट्यूड of the phenomenological reduction, which means we bracket past knowledge of that phenomena, right, and we withhold affirming existentially that the phenomenon is as it appears in order to carefully describe how it appears। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो चूज द रॉन्ग वन। तो ऑप्शन ए एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। ऑप्शन बी एग्जिस्टेंशियलिज्म लेज स्ट्रेस ऑन ह्यूमन फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन सी एग्जिस्टेंशियलिज्म एक्सेप्ट्स एसेंशियलिज्म, या फिर ऑप्शन डी एग्जिस्टेंशियलिज्म फोकसेस ऑन कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो इनमें से कौन सा गलत है? यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एग्जिस्टेंशियलिज्म एक्सेप्ट्स एसेंशियलिज्म। तो ये एसेंशियलिज्म नहीं है। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, तो ये किसका स्लोगन है, मतलब ये कौन दार्शनिक ने कहा है? ठीक है, और एक क्वेश्चन कि एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, तो ये किसने कहा है? तो देखो जो एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, ठीक है, वो सात्रे ने कहा था, और जो एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस है वो एरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ ए ह्यूमनिज्म, ये भी सात्रे ने कहा है। ठीक है, तो ये सारे अपने कॉपी पे लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का इस सेशन पे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कियरकेगार्ड रेफर्स टू ए स्टेज ऑफ लाइफ इन व्हिच पर्सन फॉलो द रूल्स एंड लॉज ऑफ सोसाइटी। तो व्हाट डिड ही नेम दिस स्टेज? तो कियरकेगार्ड जीवन के उस चरण को संदर्भित करते हैं जिसमें व्यक्ति समाज के नियमों और कानूनों का पालन करता है। तो उन्होंने उस चरण को क्या नाम दिया? ऑप्शन ए एस्थेटिक, ऑप्शन बी एथिकल, ऑप्शन सी रिलीजियस,
या फिर ऑप्शन डी मेटाफिजिकल। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एथिकल। तो कियरकेगार्ड एक स्टेज की बात करते हैं जीवन का, तो जहाँ पर आपको ये रूल्स और लॉज ऑफ सोसाइटी को पालन करना चाहिए, ठीक है। तो वो स्टेज कौन सा है? एथिकल स्टेज। एस्थेटिक स्टेज में हम लोग तो ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, राइट। और रिलीजियस और मेटाफिजिकल स्टेज में तो हम धर्मों के बारे में बात करना चाहते थे, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। आप सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, और फीडबैक तो ज़रूर दे के जाओ, ठीक है। आप लोगों के लिए ही इतना सारा कर रहा हूँ तो फीडबैक तो बनता है, तो कुछ ना कुछ लिख कर जाओ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और भी बहुत सारे कुछ करने का मन करेगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी क्विज होता है रात को 8 से 8:30 बजे तक, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, ठीक है। तो उसका भी आप लोग एडवांटेज ले सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोगों को तो इतना सारा बेनिफिट्स मिल रहा है, तो उसका भी एडवांटेज लीजिए। और हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, उसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।